हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रमेय का, जो हम लोग पिछले क्लास में प्रमेय पढ़े थे। 1.1 प्रमेय जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस विधि से हम लोग को क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस विधि में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस विधि में एल्गोरिथम विधि में एचसीएफ तभी निकलता है जब आर का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं, एक क्या है, मेरे पास कोई संख्या है 15 और क्या है 75। यदि हम लोग इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय में, तो सबसे पहले जो हमारा पुराना तरीका है एचसीएफ निकालने का, वो क्या हो जाएगा? देखेंगे, इसको दोनों को गुणनखंड करेंगे और वो संख्या जो दोनों में हो तो क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ। लेकिन हम लोग को किस रूप में निकालना है? इस रूप में। ठीक है, यहां पर ये जो बड़ा संख्या है ये ए के रूप में हो जाएगा, जो छोटा संख्या है वो बी के रूप में हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो गया? 75 में भाग देंगे किससे? किससे? 15 से। तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो क्या हो गया? ये जो है 15, ये जिससे हम लोग, ये हमारा निकल गया, ये क्या हो गया? इसके कारण क्या हो गया? 0 आ गया। यानी इस 15 के कारण, जिससे हम लोग ध्यान से देखेंगे, इस 15 के कारण मेरा शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा वो 15 होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एचसीएफ 15 होगा। आइए हम लोग सवाल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि 135 और 225। तो 135 और 225 में जो 225 होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और हमारा 135 जो है वो बी हो जाएगा, जिससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बार में कटेगा, तो 0 यहां पर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, अब इस 90 को इससे भाग देंगे। ठीक है, तो ये 135 90 से ही एक बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 45 घटने के बाद। अब इस 45 से 90 में भाग देंगे, तो 45 दूना 90। अब ध्यान से देखना है कि इस 45 के वजह से शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। ध्यान से सुनेंगे, इस 45 के वजह से क्या हो गया? शेषफल 0 हो गया। तो एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय में यही होता है। कहता है जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाए? शेषफल 0 हो जाए, वही क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। एक बार फिर से सुनते हैं। कहता है जिसके वजह से शेषफल 0 हो जाए, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। और इस तरीके को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेय या एल्गोरिथम। फिर से एक बार से सुनते हैं। जिसके वजह से, जिस भाजक के वजह से शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या निकल जाता है? एचसीएफ। और ये तरीका क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है, तो यहां पर अब रख के देखते हैं। ठीक है, यहां पर रख के देखते हैं। यूक्लिड विभाजन 135 एवं 225 यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहां मान रख देंगे। यहां पर 225 क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 135 क्या हो गया? हमारा बी। जब इस तरह से करते हैं चरण 1 में, ठीक है, जब इस तरह से करते हैं तो हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय में पढ़े थे कि यदि ए और बी दिया रहे तो क्यू और आर निकल जाता है। यहां देखते हैं, यहां एक जो है मेरा क्या है? क्यू है, प्लस ये जो आर 90 निकला है क्या है? ये आर है। तो यहां पर क्या हुआ? आर नॉट इजिकल टू 0।
पहला चरण में 0 आर नहीं हुआ है शेषफल, तब अगला चरण में चलेंगे। जब अगला चरण में चलेंगे तो यहां ध्यान से देखते हैं, अगला चरण में जो 90 है ये क्या हो गया बी, और 135 जो है वो क्या हो गया ए। तो चरण दो में क्या हुआ है, 135 ए के जगह पर आया है और 90 बी के जगह पर आया है, और यहां पर जो Q का मान आया है वो 1 है, Q का मान 1 है, और R का मान कितना आया है 45 आया है। ठीक है, दूसरा चरण में भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा चरण चलते हैं। ठीक है, तीसरा चरण में जब हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं ये जो हमारा 45 है ये क्या बन जाता है बी बन जाता है, और 90 क्या होता है यहां पर ए के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, तो 90 यहां पर देखते हैं, यदि 45 गुना 2 करते हैं तो मेरा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। 45 से 2 बार में 90 पूर्णतः क्या हो जाता है 45 हो जाता है, तो आर बराबर क्या हो गया 0। तो लिखेंगे यहां चरण 3 में भाजक 45 के कारण, भाजक 45 के कारण शेषफल क्या हो रहा है, शेषफल 0 शून्य होता है। इसलिए 135 एवं 225 का HCF क्या होगा 45 होगा। 135 एवं 225 का HCF क्या होगा 45 होगा। अच्छे से लिखेंगे किसके कारण से हो रहा, भाजक 45 के कारण शेषफल हमारा 0 हो गया है, इसीलिए इन दोनों का क्या होगा HCF क्या हो जाएगा 45। अब ये जो 45 है 135 को क्या करेगा पूर्णतः विभाजित कर देगा। हम लोग इसको डेम अति करके देख भी लेते हैं। ठीक है, कि ये इनको पूर्णतः विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले बात है कि 15 गुना 9 करेंगे, 15 45। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए तोड़ दिए, और इसको क्या करेंगे 45 को भी 5 गुना 9 के रूप में तोड़ दिए, 9 9 खत्म, 5 दिया 15, यानी 45 को यदि भाग देंगे 135 में से 3 बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है 225। ठीक है, 225 को क्या करेंगे 45 से, तो शायद ये हो जाएगा 45 गुना 9, देख लेते हैं एक बार से, 9 पचे 45, ये नहीं से नहीं टूटेगा, तो इसको पहले क्या करते हैं 225 को गुणनखंड कर लेते हैं, तो 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 25, यानी 45 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर लिखेंगे इस 225 को 45 गुना 5, और ये हमारा HCF क्या निकला है 45, तो 45 से 45 5 बार में कट गया। तो ये मेरा सिद्ध हो गया कि एल्गोरिथम के भी माध्यम से हमारा HCF निकल सकता है। ठीक है, थैंक यू। तो दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं, 196 एवं क्या है 38,220 का, तो यहां पर 196 एवं 38,220 का। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एल्गोरिथम लगेगा किसका यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यहां पर जो ए होगा, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां पर जो ए होगा वो होगा 38,000 चरण एक के चरण फर्स्ट के लिए 38,220, और क्या हो जाएगा 196 भी हो जाएगा। जब हम लोग इसको भाग देंगे, ठीक है, 196 को 38,220 में, ठीक है, 96 से भाग देंगे किससे 38,220 में, तो सबसे पहली बात इसको 196 में यदि इससे भाग देंगे तो पहली बार एक बार में खाएगा, तो 196, ठीक है, तो 12 में से 6 जाएगा 6, और यहां पर कितना बचा 7,
तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8 9 17, ठीक है। यहाँ पर एक और एक हमारा 2 उतरेगा भाग के रूप में, ठीक है। तो 6 6 12 और 9 9 18 1, ठीक है, इतना ही बचेगा। फिर इसको अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो ये 9 बार में खाएगा, ठीक है। तो 9 छक्की 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ में 8 और 9 8 17, ठीक है। तो एक 0 आएगा, यहां से क्या हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 15 में से जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। बाकी ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है, घटाने पर। अब देखते हैं कि कितना बार में 0 आएगा। यदि यहाँ पर सम संख्या है तो 5 से गुना करेंगे। तो 5 से यदि खिलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, ठीक है। 9 पचे 45 और 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, यानी 480 खत्म हो गया। कहने का मतलब है यदि हम लोग 196 को 38,280 में भाग देते हैं तो 195 बार में पूरा विभाजित हो गया। तो जो पूरा विभाजित किया वो क्या है? 196 है, वो मेरा भाजक है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 195 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे r बराबर 0, यह है चरण 1 में। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे भाजक चरण 1 में, अतः चरण फर्स्ट में, ठीक है, चरण फर्स्ट में भाजक 196 के कारण शेषफल क्या हो रहा है? शेषफल शून्य होता है, शून्य 0 होता है, ठीक है। इसलिए 196 और 38,220 का HCF क्या होगा? 196 ही होगा। कितना होगा? 196 होगा। 196 एवं 38,220 का HCF क्या होगा? आंसर 196 होगा। HCF 196 होगा, क्योंकि इसी के कारण हमारा जो है शेषफल 0 हुआ है। हमारा शेषफल क्या हो गया है? 0 हो गया है, ठीक है। कितने बार में? तो 195 बार में, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं 667 एवं 255। तो तीसरा नंबर है 667 एवं 255। तो यहां पर देखते हैं और सब जगह क्या है? छोटा वाला पहले है और बड़ा वाला बाद में है। तीसरा नंबर सवाल में बड़ा वाला पहले है और छोटा वाला बाद में है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा वाला बड़ा वाला संख्या होता है वो ए कहलाता है, और छोटा वाला जो होता है वो बी कहलाता है, क्योंकि बड़ा संख्या में छोटा से भाग देते हैं, छोटा से बड़ा में भाग देते हैं, ठीक है। तो यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से सूत्र लगाएंगे तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए जो हमारा हो गया चरण फर्स्ट के लिए 887, बी हो गया 255। आइए हम लोग भाग देके देखते हैं। तो 255 में भाग देते हैं 867 को, तो कहता है इसमें क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयका में जब दो हमारा पूर्णांक दिया रहे तो दो को अलग से प्राप्त हो जाता है भागफल और शेषफल, ठीक है। तो इस रूप में चलते हैं। तो ये कितना सिखाएगा? 25 तिया 75, मतलब 3 से 4 बार में नहीं होगा, 3 से। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116 के 6, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। तो ये 2 0 1। अब क्या हुआ? हमको क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पर 3 और 2, ठीक है। तो यहां पर इसको 3 से गुना करेंगे और जो शेषफल आया वो 102 के प्राप्त हुआ। क्योंकि हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो अब 102 को भाग देंगे 255 में, तो 2, ठीक है। तो 2 बार में खा जाएगा। 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 0, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? 1 और 5, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी भी हमारा क्या हुआ? चरण 2 में भी शेषफल 0 नहीं हुआ है। अब जो आगे आएगा
ये जो हमारा हो गया 255, ये ए के रूप में हो जाएगा, और जिससे भाग दिए 201 वो किस रूप में प्राप्त होगा, वो बी के रूप में। और जो हमारा क्यू है वो कितना है, 2 है, और शेषफल 51 है। ठीक है, तो हमारा चरण 2 में भी शेषफल 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे प्रोसेस करते हैं। अब 51 को 102 में भाग देते हैं, तो 51 दूना 102, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो चरण 3 में क्या हुआ, ये जो हमारा 102 है वो ए के रूप में काम करेगा, और ये क्या है 51 बी के रूप में काम किया है, क्योंकि 51 के वजह से ही शेषफल 0 आ रहा है। यहाँ 51 दूना 2, सो 102, ठीक है, और प्लस 0, तो यहां लिखेंगे r बराबर 0। अतः लिखेंगे, अतः चरण 3 में भाजक 51 के कारण, कितना, भाजक 51 के कारण, भाजक 51 के कारण शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, शेषफल 0 0 हो गया, 0 होता है। इसलिए क्या 867 एवं 255 का HCF क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये 51 ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर देगा और इसको भी विभाजित कर देगा। ठीक है, आइए प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर समझने वाली बात है, कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, वो भी कैसा, विषम हो, कैसा, विषम हो, तो इस रूप में दिया हुआ है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। अच्छे से समझते हैं, यहां पर 2-3 चीज क्या होगा, नियम लगेगा। जैसे हमारे पास कोई सम संख्या है, ठीक है, कोई सम संख्या है, इसमें यदि विषम जोड़ेंगे, कोई विषम संख्या जुटा रहेगा तो वो हमेशा विषम के रूप में प्राप्त होगा। जैसे मेरा सम संख्या 2 है और विषम कोई 1 है, तो इसका जो प्राप्तांक होगा हमेशा क्या होगा, विषम होगा। और देख लेते हैं, जैसे 2 है, इसमें क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो सम संख्या में यदि हम विषम जोड़ते हैं तो हमको क्या होता है, विषम प्राप्त होता है। ठीक है, ये नियम यहां पर लगेगा। आइए हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मानते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई, मेरे पास ए ऐसा कोई संख्या है जो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और भाजक क्या है, भाजक मेरे पास 6 है। क्योंकि यहां पर देखते हैं, ये जो हमारे पास तीनों को प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये और ये तीनों क्या है, मेरे पास विषम संख्या है, क्या है, विषम पूर्णांक है। ये तीनों क्या है, विषम पूर्णांक है। तो सभी में 6 से क्या है, गुना के रूप में। यदि हम लोग एल्गोरिथम वाला देखते हैं, कौन सा, यूक्लिड वाला, तो क्या होता है, a बराबर BQ + R। यदि यहां पर यदि तुलना करते हैं इन तीनों में, तो a तो कोई पूर्णांक मेरा हो गया, लेकिन b के जगह पर देखिए हमेशा क्या है, 6 है। इसीलिए हम लोग भाजक किसको मान लिए, 6 मान लिए, यदि इससे इसको तुलना किए तो। ठीक है, इसलिए यहां r का सभी मान कितना हो सकता है, r के लिए कितना मान आ सकता है, भाजक मेरा 6 है, तो r जो होगा, शेषफल जो होगा, शेषफल, उस शेषफल देखिए, यदि हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, 6 से यदि किसी को भाग दे रहे हैं, तो जो मेरा शेषफल आने का संभावना है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो शेषफल आने की जितनी भी संभावना है वो कितना होगा, इतना ही होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हमको शेषफल नहीं प्राप्त हो सकता है क्योंकि हम 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मेरा जो आर है इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर यूक्लिड विभाजन परिमेका लगाएंगे क्योंकि हमारा जो है आर का मान अलग अलग है, इसलिए सबको मान रख कर देखेंगे कहां तक आना है, 6Q तक। तो इसलिए सभी का मान रखेंगे कहां पर, हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेका में। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए के जगह पर तो ए ही मानेंगे। ठीक है, इसलिए और यहां पर क्या है, बी के जगह पर 6Q प्लस आर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में आर का अलग अलग मान रखेंगे, आर का क्या करेंगे, अलग अलग मान रखेंगे। अब लिखेंगे आगे, समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आर बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ए तो ये है, बी क्यू प्लस आर। अब सबका मान रखते हैं। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ए तो ये है, बी क्या है, यहां पर देखते हैं 6 है, क्यू क्या है, क्यू ही रहेगा क्योंकि क्यू कुछ दिया नहीं, और आर बराबर क्या हो गया 0। तो इस कंडीशन में हम लोग यदि देखते हैं तो क्या हो जाएगा 6Q। ठीक है, 0 का मान कुछ नहीं होता। यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि इससे 2 भाग दे देते हैं, देखो ध्यान से देखते हैं, 6Q है, Q का कुछ भी मान रहे, ठीक है, Q का किसी भी मान, क्योंकि Q का मान 0 नहीं हो सकता है, भागफल 0 नहीं होता है, तो Q का मान यदि 1 भी रहे तो 6 गुना 1। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि सम संख्या है या विषम संख्या है। इसके लिए हम लोग 6Q को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दिए तो 3 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे संख्या है यहां पर लिखेंगे, यहां 6Q एक सम संख्या है क्योंकि 6Q 2 से विभाजित होता है। ठीक है, 2 से विभाजित होता है। ठीक है, ये 6Q क्या हो गया, 6Q एक सम संख्या है क्योंकि 6Q 2 से, 6Q 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, 6Q 2 से विभाजित हो रहा है, 6Q 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसलिए ये जो हमारा मान निकला ये क्या हो गया, ये सम संख्या है। हमको 3 को विषम संख्या के रूप में जाना है। ठीक है, अब आगे, ये तो हो गया। अब समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे, यहां पर समीकरण 1 में यदि a है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q प्लस r के जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर यदि देखते हैं, इसको यदि पूरा का पूरा यदि 6Q प्लस 1 को भाग देते हैं 2 से, तो ये तो भाग लग जाता है पूरा, लेकिन ये पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा 6Q प्लस 1 एक क्या होगा, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होता है। क्या होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, ये 2 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, आगे समीकरण 1 में 0 रख दिए, r बराबर 0 रख दिए, 1 रख दिए। अब 2 रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q, r तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2। यहां से यदि हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1। यदि इसको 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, इसको यदि 2 से भाग देते हैं तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहां 6Q प्लस 2 एक
सम पूर्णांक है, क्योंकि 6q प्लस 2 से पूर्णतः क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास क्या निकल गया, जब r बराबर 0 था तो क्या निकला, r बराबर 0 एक सम संख्या निकला। 6q यहां पर लिखेंगे क्योंकि इसका काम आएगा। 6q क्या था, सम था। r बराबर 1 रखें तो 6q प्लस 1 एक क्या आ गया, विषम, विषम संख्या आ गया। ठीक है, सम संख्या। फिर r बराबर 2 रखें तो 6q प्लस 2 क्या आ गया, सम संख्या। ठीक है, आगे देखेंगे जब r बराबर क्या करेंगे, 3 रखेंगे। समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर, तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, यहां a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r बराबर 3। ठीक है, अब यदि हम लोग क्या करते हैं, यहां पर करते हैं तो देखो 3 यदि निकालेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। तो यहां से 3 निकलता है 2q प्लस 1, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो यही चीज यहां पर हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे यहां पर 6q प्लस 3 एक क्या है, विषम पूर्णांक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो यहां जब r बराबर 3 रखें तो 6q प्लस 3 क्या आ गया, विषम संख्या। क्या आ गया, विषम संख्या। ठीक है, समीकरण 1 में उसी प्रकार समीकरण 1 में r बराबर 3 रख दिए, 4 रखने पर, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो ये है 6q प्लस 4। यहां पर देखेंगे तो यहां पर यदि 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3q प्लस 2, तो ये इसको यदि 2 से भाग देते हैं तो ये 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। लिखेंगे यहां 6q प्लस 4 एक सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, तो यहां r बराबर जब 4 रखें तो 6q प्लस 4 क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया, सम संख्या हो गया। ठीक है, समीकरण 4 तक हो गया। और समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो यहां a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r बराबर 5। ठीक है, इसको यदि किसी 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। लिखेंगे यहां 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां r बराबर जब 5 रखें तो 6q प्लस 5 बराबर क्या हो गया, विषम संख्या। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या, यहां पर अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहता है क्या कि इस रूप में व्यक्त हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस रूप में हमको क्या हो गया, देखो यहां पर क्या हो गया, एक विषम ये भी आ गया, एक विषम ये भी आ गया, एक विषम ये भी आ गया। किसके लिए, क्यू के लिए। कहता है क्यू का मान यदि हम लोग कुछ भी रख देंगे, ठीक है, यदि हम लोग क्यू का जगह 1 रखते हैं, ठीक है, क्यू का 1 रखते हैं तो ये 2 से विभाजित होगा। यदि क्यू का मान 2 भी रखते हैं फिर भी ये 2 से विभाजित होगा। लेकिन 6q प्लस 1 में क्यू का मान किस कोई भी रख दें तो क्या होगा, ये सम संख्या नहीं होगा, हमको क्या होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब लिखेंगे ये हो गया। तो अब लिखेंगे आगे, यहां
नीचे सब इसके बाद क्या होगा, अब लिख के दर्शाना पड़ेगा। यहाँ ए के लिए 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस कितना 4 एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, क्योंकि ये सभी 2 से विभाजित होता है, जबकि ए के लिए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये सभी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 एवं 6Q प्लस 5 एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। थैंक यू। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, यानी उसमें जो आर्मी के जवान है कितना है, 616 है, और 32 सदस्य कैसा है, बैंड वाले यानी म्यूजिक वाले। क्या है, म्यूजिक वाले। कभी कभी जब परेड होते हैं हमारे सेनाओं के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, जो म्यूजिक वाले होते हैं वो आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे पीछे हमारी भारतीय सेना चलती है, ठीक है, और परेड में भाग लेते हैं। तो कहता है क्या, कितना है, म्यूजिक वाले 32, यानी बैंड वाले सेना कितने हैं, 32 है, और आर्मी सेना जो है वो 616 है, ठीक है, कि इस 32 सदस्यों के पीछे कितनी है, 616 सदस्य है, ठीक है, और उसके पीछे पीछे चल रहा है। मार्च करना का मतलब होता है उसके पीछे चलना, यानी म्यूजिशियन सेना के पीछे पीछे आर्मी वाले मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब में इसको इस प्रकार से मार्च करना है कि जो हमारा ये 32 है और 16 है, ये एक स्तंभ में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक लाइन हो तो ये कम पड़ जाए और एक लाइन ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं, ये बराबर मात्रा में स्तंभ के रूप में क्या करेगा, मार्च करेगा। तो उसका क्या करा, अधिकतम संख्या निकालने, उसकी कितनी निकालना है, अधिकतम संख्या जिनमें वो मार्च कर रहा है। यहां ध्यान से देखना है कि अधिकतम संख्या निकालना है तो इसका क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, HCF निकलेगा, ठीक है। तो हल करते हैं। सबसे पहली बात हल, यहां पर दिया गया है सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, संख्या कितना है, 616। ये जनरल है, मतलब सामान्य सेना है, लेकिन ये जो 32 है कैसी है, बैंड वाले यानी म्यूजिक वाले क्या है, सेना है। ये जो 616 है ये सामान्य सेना है, और 32 है क्या है, वो म्यूजिक वाले सेना है। क्योंकि जब परेड होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, उनमें ये लोग भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बैंड की टुकड़ी में, बैंड की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितना है, संख्या बराबर कितना है, 32 है। यहां
यहां समान कितना, यहां स्तंभों की समान संख्या निकालने के लिए 616 एवं 32 का HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा, यूक्लिड के विभाजन परिमेका से। इसलिए यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां पर 616 क्या हो जाएगा, हमारा A हो जाएगा। इसलिए 616 बराबर B क्या हो जाएगा, 32 के रूप में आएगा। ठीक है, अब कहता है कि ये दो को पूर्णांक रहेगा तो दो को और मिल जाएगा। तो यहां देखते हैं क्या करते हैं, 32 को भाग देते हैं कितना, 616 से, एक बार में कटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 32, 11 में से 2 जाएगा 9, ठीक है, और 5 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 2 11, और यहां पर हो जाएगा 2 29, ठीक है 29, ये 6 उतरेगा। ठीक है, 9 2 11, 3 2 5 1 6, ठीक है। अब यहाँ पर 229 है, लगभग 10 के करीब है, तो 9 से खाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिया 27 1 28, ठीक है, तो 288, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 1 28, यहाँ क्या हो जाएगा 8। ठीक, ये इसको क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये जो 19 हमारा आ गया, ये आ गया क्यों, और R कितना हो गया, 8 हो गया। यहां पर चरण फर्स्ट में क्या हुआ है, R नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा 32 है, ये क्या हो जाएगा A के रूप में, चरण दो में क्या हो जाएगा 32। ठीक है, और B के कौन आ जाएगा 8। ठीक है, अब गुणा करते हैं, 8 चौक 32, ठीक है, क्या हो गया 4, और R कितना हो गया 0, यहां R बराबर क्या हो गया 0, इसलिए लिखेंगे यहां चरण 2 में भाजक 8 के कारण शेषफल 0 होता है, शेषफल 0 होता है। इसलिए 616 एवं 32 का HCF बराबर कितना होगा 8 होगा। ये 8 ऐसी संख्या है जो 32 को भी विभाजित करेगा और 616 को विभाजित करेगा, इसलिए यहां पर होगा, अतः क्या होगा, यहां पर हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बराबर 8, जिनमें सेनाएं मार्च करेगी, जिनमें सेनाएं मार्च करेगी, चाहे वो जनरल सेना हो या म्यूजिक वाले सेना हो। ठीक है, ये 8 स्तंभों के लाइन में जब ये सजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीका से प्रश्नावली 1.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां पर कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, यहां पर दर्शाना है। ठीक है, तो चलते हैं हल करते हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया गया है तो मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसका क्या है, भाजक 3 है।
क्योंकि देखो 3m 3m+1 के रूप में आ रहा है। जब हम लोग यूक्लिड विभाजन लगाएंगे तो उसका भाजक 3 हो जाएगा और भाजक बराबर 3 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहां ए तो ए ही होगा, बी बराबर 3, क्यू तो क्यू, प्लस आर बराबर मान रखना पड़ेगा। देखो आर का सभी संभव मान कितना हो सकता है, यहां पर आर का सभी संभव मान कितना हो सकता है, आर बराबर हो सकता है कितना, 0 हो सकता है, कोई संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर 1 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो इस रूप में आर बराबर हो सकता है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का तो ए, ठीक है, 3q प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए बराबर 3q। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। क्या करता है, देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, यहां दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 × 9q, ठीक है, कितना 9q, ठीक है। यहां से हम लोग इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3q, ठीक है। लिखेंगे जहां 3q बराबर m हो, ठीक है, जहां 3q बराबर m हो, तब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q बराबर m, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 3m। आगे समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ए तो ये है, 3q तो बदलेगा नहीं, प्लस r बराबर 1, ठीक है। यहां दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां 3 × 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है, इतना आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो है यहां से कितना निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q प्लस 2q, 3 दूना 6, 3 × 9q प्लस 1। यहां पर लिखेंगे, यहां देखो जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q के रूप में है, ठीक है। यहां जो m है, सॉरी यहां पर होगा m, यहां m बराबर इतना के रूप में है, ठीक है, यहां जहां m बराबर इतना के रूप में है, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, इतना के बराबर है m प्लस 1, तो यहां से ए स्क्वायर बराबर 3 1 प्लस m प्राप्त हो गया, ठीक है। समीकरण 1 में आगे, क्योंकि अभी r बराबर कितना आया है, r बराबर 1 2 आया, यहां पर 3 नहीं होगा, r बराबर 0 1 लिए हैं और 2 बचा हुआ है, तो यहां समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, r बराबर 2 रखने पर
समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, तो यहां से हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। ए बराबर समीकरण 1 में r बराबर इतना रखने पर इतना हो गया। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस, यहां पर 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 तिया 9, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूनी 12 q प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, यहां से 3 निकाल लो, ये दोनों में से क्या करो, यहां से 3 तिया 9, यहां से यदि कितना करते हैं, 3 कॉमन निकालते हैं तो 3 3 स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, प्लस 4। यहां पर जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां पर सजा के लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3। इस 4 को हम लोग 2 भागों में तोड़ देते हैं, 3 प्लस 4। ठीक है, तो यहां से इस 4 को सिर्फ सजाए हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां से पूरा से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ठीक है, इतना हो गया। अब लिखेंगे यहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3, इतना की जगह पर क्या हो जाएगा m प्लस 1। ठीक है, ये हमारा प्राप्त हो गया संख्या। निकालते हैं जो हमारा सवाल था, कहता ए कोई यदि धनात्मक पूर्णांक था तो यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा जब उसको वर्ग किए तो हमको m के लिए 3m या 3m प्लस 1 हो गया। m के लिए कहने का मतलब यदि हम m को किसी खास चीज को माने तो ये हमको ये या ये मिल गया। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग लिखते हैं सजा के, इसीलिए लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए क्या हो रहा है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, क्योंकि हम लोग जब a को वर्ग कर रहे थे तो या तो हमको 3m आया या फिर 3m प्लस 1 के रूप में आया। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि जब हम लोग a को वर्ग किए तो 3m या 3m के रूप में हम लोग सवाल को निकाल लिए थे। ठीक है,